हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एग्जाम सिलेक्शन में। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है उत्तराखंड जीएस से संबंधित, इसमें हम सारे आज क्वेश्चंस देखेंगे। और जो इसमें क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक का, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें हम जितने भी आज क्वेश्चंस देखेंगे तो उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हुए हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो आज का पहला प्रश्न है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की? तो कौसानी जो कि बागेश्वर जनपद के गरुड़ तहसील के अंतर्गत आता है, उसमें लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सरला बहन के द्वारा कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई। और इस आश्रम को सरला आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सरला आश्रम के नाम से भी इस आश्रम को जाना जाता है, लक्ष्मी आश्रम को। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो सरला बहन का मूल नाम है वो क्या है? कैथरीन हेलीमन। तो कैथरीन हेलीमन सरला बहन का मूल नाम है। तो इनके द्वारा लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी कौसानी में। और ये क्या थी? गांधी जी की अनुयायी थी। और जो लक्ष्मी आश्रम है वहाँ क्या होता है? गरीब और अनाथ लड़कियों का पठन पाठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल जी को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 12 नवंबर 1912 को। 12 नवंबर 1912 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? पौड़ी गढ़वाल के गहली गांव में। पौड़ी गढ़वाल के गहली गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में। और जो इसकी जो ये क्या थे? एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और तो जिस कारण इनका नाम क्या पड़ा? चारण। इनको चारण नाम से भी पुकारा जाता था। तो और ये क्या थे? एक प्रमुख रचनाकार भी थे। और इनके द्वारा क्या किया गया था? उत्तराखंड की यात्रा का दर्शन, उत्तराखंड का इतिहास जो कि 12 भागों में है, और उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्राएं, और गोरा बादल, गढ़वाली और मेघदूत जैसे इनके द्वारा रचनाएं, प्रमुख रचनाएं इनके द्वारा की गई थी, शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से मिलती है? तो उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा उत्तराखंड के 7 जनपदों से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। पौड़ी गढ़वाल जनपद की जो सीमा है उत्तराखंड के 7 जनपदों से मिलती है, पौड़ी गढ़वाल की सीमा। तो आपका जो जो जनपद हैं वो कितने हैं? हरिद्वार। कौन कौन से हैं वो? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। ये 7 जनपदों की सीमाएं पौड़ी गढ़वाल जनपद से मिलती है। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और आपका नैनीताल। अगला प्रश्न है, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जीसी फ्रेंच। जीसी फ्रेंच की हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? जीसी फ्रेंच की रचना है। और इसका जो प्रकाशन किया गया था 1931 में। 1931 में इसका प्रकाशन किया गया था, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि लंदन से इसका प्रकाशन किया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रेम सभा की स्थापना किसने की? तो प्रेम सभा की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा प्रेम सभा की स्थापना की गई थी, जो कि 1914 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रेम सभा की कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? काशीपुर में। काशीपुर में 1914 में गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा 1924 में प्रेम सभा की स्थापना की गई थी। और गोविंद बल्लभ पंत जी भारत रत्न, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं हमारे भारत की। और काशीपुर से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। और काशीपुर को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का एक गढ़ भी बनाया उन्होंने। तो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का गढ़ काशीपुर को माना जाता है। और उनके द्वारा 1914 में प्रेम सभा की स्थापना की गई थी। कहाँ? काशीपुर में। और इनके द्वारा कुली उतार और जंगलात आंदोलन के लिए कुमाऊं परिषद का भी गठन किया गया था। कौन सा? कुली उतार और जंगलात आंदोलन के लिए इनके द्वारा कुमाऊं परिषद का भी गठन किया गया था। और जो कुमाऊं परिषद था उसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 30 सितंबर 1916 को। 30 सितंबर
1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 30 सितंबर 1916 को। और जो इसका अक्सर इसका जो अधिवेशन है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में। 1917 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1918 में आपका दूसरा अधिवेशन हुआ था। और जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो जयदत्त जोशी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो कि अल्मोड़ा में इसका आयोजन किया गया था। और दूसरा जो अधिवेशन हुआ था 1918 में वो कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में। और तारादत्त गहलोत जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और तीसरा जो अधिवेशन हुआ था 1919 में, 1919 में तीसरा अधिवेशन हुआ था, जो कि आपका कहाँ हुआ था? कोटद्वार में। कोटद्वार में हरगोविंद पंत जी के द्वारा कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी जी के द्वारा कोटद्वार में तीसरा जो अधिवेशन हुआ था 1919 में, उसकी अध्यक्षता की गई थी कोटद्वार में। और जो चौथा अधिवेशन हुआ था 1920 में, 1920 में इसका चौथा अधिवेशन हुआ था आपका काशीपुर में, हरगोविंद पंत जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और जो पांचवा अधिवेशन हुआ था 1923 में, 1923 में कुमाऊं परिषद का पांचवा अधिवेशन हुआ था, जो कि आपका टनकपुर में बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और जो आपका छठा अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1926 में। 1926 में इसका छठा और अंतिम अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का, जो कि रानीखेत में हुआ। और इसकी अध्यक्षता बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी के द्वारा की गई थी। और 1926 में ही कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। कांग्रेस में 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय हो गया था। तो ये थी कुमाऊं परिषद से संबंधित जानकारियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देवीदत्त पंत जी क्या थे? यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष थे उत्तराखंड क्रांति दल के। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आपकी? 26 जुलाई 1989 को। 26 जुलाई 1989 को आपका उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी, जो कि जो इसका उद्देश्य था वो क्या था? पर्वतीय जिलों से बने एक अलग राज्य निर्माण हेतु इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसकी स्थापना के बाद इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डी पंत जी के द्वारा। डी पंत जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो कि भूतपूर्व कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। अगला प्रश्न है आपका जो 7वां प्रश्न है, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो जब भारत आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था उस समय? वो था आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह आपका टिहरी रियासत का राजा था जब भारत आज़ाद हुआ। और टिहरी रियासत का विलय भारत संघ में कब हुआ? वो कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय भारत में हुआ था। और 1 अगस्त 1949 को ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि भारतीय संघ में इसका विलय हो गया था उसके उपरांत। और 1815 में आपका सुदर्शन शाह ने टिहरी नगर को राजधानी बनाया था। टिहरी नगर को राजधानी सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया गया था? आपका सुदर्शन शाह के द्वारा। और आपका टिहरी रियासत का जो अंतिम राजा था वो कौन था? मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा? तो कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया था। और महात्मा गांधी जी कौसानी कब आए थे? तो 1929 में आए थे। और वो यहाँ कितने दिन रुके थे? 12 दिन। 1929 में आए थे महात्मा गांधी जी कौसानी में, और वो यहाँ 12 दिन का उनका प्रवास रहा था आपके कौसानी में। और कुमाऊं में उनका प्रवास कितने दिन रहा था? 18 दिन। और वो 14 जून से 2 जुलाई तक उनका कुमाऊं प्रवास कौसानी में प्रवास रहा, और कुमाऊं में कुल 18 दिन का उनका प्रवास रहा था। अगला प्रश्न है, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, नैनीताल जनपद में स्थित है टिफिन टॉप।
और ये क्या है, अयारपट्ट क्षेत्र में स्थित है। नैनीताल के अयारपट्ट जो क्षेत्र है उसका, वहाँ ये स्थित है। और जो इसकी कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 2292 मीटर। 2292 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1931 में। 1931 में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया उत्तराखंड में, 1931 में। और राज्य में लगभग अभी कितने वन पंचायतें हैं आपका? 6000 6,069 वन पंचायतें हैं। और जो वन पंचायतें क्या होती हैं, राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में होती हैं। और जो उनका जो वन पंचायतें होती हैं उनका उपयोग कौन करता है? जो ग्राम स्तर पे वन पंचायत, ग्राम के लोग होते हैं। और ग्राम स्तर पे वन पंचायतों का गठन किया जाता है, तो गांव के लोग वन पंचायतों का उपयोग करते हैं। और इसका जो अधिकार होता है वो क्या होता है, राजस्व विभाग के पास इसका पूर्ण अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, भूकंपीय दृष्टिकोण से उत्तराखंड क्षेत्र किस जोन में स्थित है? तो भूकंपीय दृष्टिकोण से उत्तराखंड किस जोन में स्थित है? आपका जोन 4 और 5 में। जोन 4 और 5 में स्थित है आपका उत्तराखंड भूकंपीय दृष्टिकोण से। और जो जोन 5 में आपके ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं आपका? एक तो हो गया पिथौरागढ़, दूसरा हो गया आपका बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग के जो अधिकांश भाग हैं वो आपका जोन 5 में आता है। और जो कुछ छूटे हुए भाग हैं वो जोन आपके 4 में आते हैं। तो आपके जो कुल 4 जनपद हैं वो जोन 5 में आते हैं आपके भूकंपीय दृष्टिकोण से। और बाकी जो जनपद छूटे हुए हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और उधमसिंह नगर, ये क्या आते हैं आपके जोन 4 में आते हैं। और जो जोन 5 का जो भूकंपीय दृष्टिकोण से जो एरिया निर्धारित किया जाता है वो क्या है आपका 9 mm। जो 9 mm का भूकंप होता है, 9 mm या उससे ज़्यादा का भूकंप होता है, वो क्या होता है, जोन 5 में उसको रखा जाता है। और जोन 4 में क्या होता है, 8 या फिर 9 के बीच में, 8 mm या 9 mm के बीच में जो भूकंप आता है वो जोन 4 की श्रेणी में उसको रखा जाता है। और जो mm का अर्थ है इसमें, भूकंप में जो mm का अर्थ है 8 mm या 9 mm, तो उसका क्या अर्थ है, संशोधित मरकरी तीव्रता पैमाना। जो उसका अर्थ है मॉडिफाइड मर्किलियस इंटेंसिटी स्केल। तो इसका शॉर्ट में होता है mm में इसको मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर कौन था? तो कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर समिति की स्थापना करने वाला जो कमिश्नर था वो कौन था? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रेल के द्वारा खच्चर सेना की स्थापना की गई थी, जो कि कुली बेगार प्रथा को कम करने के लिए उसके लिए उसका हल निकाला गया था। वो क्या था, ट्रेल के द्वारा 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की गई थी ट्रेल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 13वां, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, कालागढ़ में स्थित है आपका वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र। अगला प्रश्न है, लाल टिब्बा नामक पर्वत कहाँ स्थित है? तो लाल टिब्बा नामक पर्वत कहाँ स्थित है आपका? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, मसूरी में। मसूरी जो यानी कि आपका देहरादून जनपद में है, मसूरी में लाल टिब्बा पर्वत स्थित है, जो कि एक पर्यटन स्थल है। और लाल टिब्बा का जो अर्थ है, लाल टिब्बा का जो अर्थ है वो होता है पहाड़ी, यानी कि लाल पहाड़ी। तो जो इसका जो पहले इसका नाम था वो क्या था, डिपो हिल। डिपो हिल के भी नाम से इसको जाना जाता था, डिपो हिल के नाम से भी इसको जाना जाता था, किसको, लाल टिब्बा पर्वत को। और जो यहाँ एक जापानी टेलीस्कोप भी इसमें स्थापित की गई है, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी 1967 में। 1967 में एक जापानी टेलीस्कोप
यहाँ स्थापित किया गया है। 1967 में इसको स्थापित किया गया था, और जो कि आपका जो पर्यटन वहाँ आते हैं उनके लिए देखने के लिए वहाँ के नज़ारे को उसके लिए यहाँ एक टेलीस्कोप की स्थापना की गई थी। और वहाँ एक प्रमुख बाजार है, वो बहन बाजार के नाम से स्थित है। और क्या है, वो एक बहुत पुराना बाजार है वहाँ, और जो कि बहन बाजार के नाम से वो बाजार जाना जाता है मसूरी में, लाल टिब्बा नामक स्थान के पास। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के इतिहास में नकटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? तो उत्तराखंड के इतिहास में नकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। रानी कर्णावती को आपका नकटी रानी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके गढ़वाल में परमार वंश के राजा जो थे वो कौन थे? आपके महीपति शाह। महीपति शाह थे आपके गढ़वाल में परमार वंश के राजा महीपत शाह। उनकी क्या थी? पत्नी थी कौन? कर्णावती। कर्णावती महीपत शाह की पत्नी थी। और जो उनके सेनापति थे वो कौन थे? माधो सिंह। माधो सिंह उसके सेनापति थे। इसका ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है आपका एग्जाम में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? आपका बागेश्वर जनपद में स्थित है कफनी ग्लेशियर। और बागेश्वर जनपद में अन्य ग्लेशियर भी स्थित हैं, जैसे कि आपका सुंदरडूंगा ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर और मैकतोली ग्लेशियर आपका बागेश्वर जनपद में स्थित है। और जो कफनी ग्लेशियर है, कफनी ग्लेशियर नदी और जो पिंडर नदी, कफनी ग्लेशियर नदी जो कफनी ग्लेशियर से निकलती है, और जो पिंडर की जो सहायक नदी है उसका स्रोत क्या है? कफनी ग्लेशियर है, जो कि बाद में गंगा में मिल जाती है। तो उसका कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? आपका बागेश्वर जनपद में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्र सिंह गढ़वाली ने के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही हो जाएगा। 2/18 गढ़वाल राइफल। 2/18 गढ़वाल राइफल की सेना ने, जो कि आपके चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे 2/18 गढ़वाल राइफल की सेना में थे, उनके द्वारा निहत्थे जो पठान थे उन पर गोली चलाने से मना कर दिया गया, जो कि इसको पेशावर कांड भी इसको जाना जाता है, पेशावर कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि आपका 1930 में हुआ था पेशावर विद्रोह 1930 में। और पेशावर विद्रोह के नायक के रूप में भी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को जाना जाता है, पेशावर विद्रोह के नायक के रूप में। और उस दौरान कौन अंग्रेज जो कमांडर था वो कौन था? रिकेट। जो उसका नेतृत्व कर रहा था इस गढ़वाल राइफल का, वो कौन था? रिकेट। रिकेट के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था उस दौरान। और जो चंद्र सिंह गढ़वाली जी की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1979 में। 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था? तो कुमाऊं क्षेत्र का जो प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था वो कौन था? गार्डनर। ई गार्डनर। ई गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर कुमाऊं क्षेत्र में जो कुमाऊं क्षेत्र था प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था। और उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? आपका 1815 से 1816 के बीच। 1815 से 1816 के बीच इसका कार्यकाल रहा। और जो ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र का जो प्रथम ब्रिटिश आयुक्त बना वो कब बना? गोरखों को पराजित करने के पश्चात। और जो प्रथम ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त हुआ वो कब हुआ था? ई गार्डनर के ही समय में ब्रिटिश कालीन प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ था। और ई गार्डनर ने ही आपका अल्मोड़ा से श्रीनगर तक, अल्मोड़ा से आपका श्रीनगर तक डाक सेवा भी प्रारंभ की। ई गार्डनर के द्वारा ही डाक सेवा भी प्रारंभ की गई आपका अल्मोड़ा से श्रीनगर में। अगला प्रश्न है 19वां, राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पिथौरागढ़ जनपद में। तो पिथौरागढ़ जनपद में राजी जनजाति के लोग निवास करते हैं आपका सर्वाधिक। तो आपका लगभग 60% आबादी क्या है? राजी जनजाति
पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। और जो कुछ बचे हुए हैं वो कहाँ हैं, चंपावत और नैनीताल जनपद में निवास करते हैं। और इनका जो मुख्य भाषा होती है इनकी, वो क्या होती है, मुंडा भाषा। राजी जनजाति की जो मुख्य भाषा है वो क्या है, मुंडा भाषा है। और जो इनका जो मुख्य देवता हैं राजी जनजाति के, वो क्या हैं, बागनाथ क्या हैं आप, इनके मुख्य देवता हैं राजी जनजाति के, बागनाथ। और जो इनका प्रमुख त्यौहार है वो कौन सा है आपका, कारक जो कर्क वो मकर या फिर मकर संक्रांति जो इनका प्रमुख त्यौहार है। और जो इनका प्रमुख नृत्य है वो क्या है, थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य क्या है, राजी जनजाति का प्रमुख नृत्य है थड़िया नृत्य। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ जनपद में सर्वाधिक राजी जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु मेला है। तो पशु मेला कौन सा मेला है आपका, सोमनाथ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सोमनाथ मेले को पशु मेले के रूप में जाना जाता है, जो कि अल्मोड़ा के रानीखेत में मासी नामक स्थान पे इसका आयोजन किया जाता है, जो कि रामगंगा नदी के तट पर पाली पछाव क्षेत्र में बैसाख के महीने में, और इसके बैसाख के महीने में अंतिम रविवार को यह मेला लगता है आपका रानीखेत में मासी नामक स्थान में। और इसमें क्या होता है, पशुओं का क्रय विक्रय होता है। पशुओं का इसमें क्या होता है, क्रय विक्रय। तो पशुओं का इसमें क्रय विक्रय पशुओं की खरीद होती है इसमें, और बेचे भी जाते हैं। और पहले दिन ये मेला क्या होता है, सल्टिया मेला, और दूसरे दिन आपका ठुल मेला के रूप में इस मेले को जाना जाता है, यानी कि नान मेला और ठुल मेला। पहले दिन इसको सल्टिया मेला बोला जाता है और दूसरे दिन ठुल मेला। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका सही हो जाएगा, सोमनाथ। अगला प्रश्न है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है। तो कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मौर्य वंश से संबंधित है कालसी अभिलेख। जो सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं कालसी नामक स्थान से, देहरादून में स्थित है कालसी नामक स्थान, जो कि सम्राट अशोक के अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और जो कालसी अभिलेख हैं वो किस भाषा में हैं, आपके प्राकृत भाषा में। तो कई किताबों में इसमें आपका पाली भाषा भी दिया गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा। तो ये क्या है, प्राकृत भाषा में ही इसमें जो शिलालेख में उकेरा गया है वहाँ उसमें लिखा गया है, वो क्या है, प्राकृत भाषा में शिलालेख में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, कामत पर्वत उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो कामत पर्वत उत्तराखंड के आपके किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही हो जाएगा, चमोली जनपद में। चमोली जनपद में स्थित है कामत पर्वत, जो कि कामेट पर्वत, कामत पर्वत या फिर कामेत पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये क्या है, तिब्बत सीमा के पास में ही स्थित है, जो कि गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में ये स्थित है आपका चमोली जनपद में कामत पर्वत। और जो इसकी कुल ऊंचाई है वो कितनी है आपकी, 7,756 मीटर। तो कामत पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये क्या है, कामेट या फिर कामत पर्वत 3 हिम शिखरों से घिरा हुआ है आपका, मुकुट पर्वत, अभिगमीन और माना पर्वत। मुकुट पर्वत, अभिगमीन और माना पर्वत, ये 3 हिम शिखरों से यह पर्वत घिरा हुआ है, 3 स्थानों से। अगला प्रश्न है आपका, किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया था। तो किन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, नरेंद्र शाह को। तो नरेंद्र शाह को ब्रिटिश सरकार के द्वारा लेफ्टिनेंट की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो कि क्या थे आपके, कौन थे, नरेंद्र शाह थे। और जो उनके पिता थे वो कौन थे, कीर्ति शाह। कीर्ति शाह के पुत्र थे आपके नरेंद्र शाह। कीर्ति शाह के पुत्र कौन थे आपके, नरेंद्र शाह। और जो इनका कार्यकाल रहा था वो कब से कब तक रहा, 1919 से 1946 तक। 1919 से 1946 तक नरेंद्र शाह का कार्यकाल रहा। और नरेंद्र शाह के द्वारा टिहरी में नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी, वो कब की गई थी आपका, 1921 में। 1921 में नरेंद्र शाह के द्वारा टिहरी में आपका नरेंद्र नगर की स्थापना
की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल किस वंश का शासक था? कनकपाल परमार वंश या फिर पवार वंश? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कनकपाल क्या था? पवार वंश का शासक था, जो कि गुजरात के धार नामक स्थान से तीर्थ यात्रा पर निकला होता और चाँदपुरगढ़ में यह रुका, जो कि भानु प्रताप के द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया। और उसके पश्चात भानु प्रताप इनसे प्रभावित होकर भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर दिया, और जिससे कि चाँदपुरगढ़ का उत्तराधिकारी कनकपाल को घोषित कर दिया। और उसके पश्चात ही कनकपाल के द्वारा वहाँ परमार वंश की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इसमें, पंवार वंश। अगला प्रश्न है आपका, किसे प्राचीन काल में कुब्जाग्रामक नाम से जाना जाता था? तो किसे प्राचीन काल में कुब्जाग्रामक नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा इसमें, ऋषिकेश को कुब्जाग्रामक नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। तो कुब्जाग्रामक या फिर कुब्जाग्रामक या फिर कुब्जामरक नाम से भी इसे जाना जाता था। और ऋषिकेश को किस नाम से जाना जाता है? योग की विश्व राजधानी के रूप में भी ऋषिकेश को जाना जाता है। और स्कंद पुराण में आपका कुब्जामरक स्कंद पुराण में इसका नाम क्या है? कुब्जामरक से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका इसमें, कोट द्वार, जो कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार तथा पौड़ी गढ़वाल का भी प्रवेश द्वार है। और कोट का अर्थ क्या होता है आपका इसमें? पहाड़ी। कोट का अर्थ होता है इसमें पहाड़ी होता है, और जो कि पहाड़ियों का द्वार यानी कोट द्वार। तो पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? आपका कोट द्वार है, और गढ़वाल का भी प्रवेश द्वार कोट द्वार को माना जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो साक्षरता की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार आपका उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें से हो जाएगा, 17वां स्थान है। साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का आपका देश में 17वां स्थान है। और जो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता हमारी दर है वो कितनी है? 78.82%। 78.2% आपका साक्षरता दर है आपकी उत्तराखंड की 2011 के जनगणना के अनुसार। और जो सर्वाधिक जो आपका साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा है? आपका देहरादून आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। और कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर आपका कम साक्षरता वाला जिला है। और जो महिला साक्षरता दर कितनी है आपकी उत्तराखंड की? वो क्या है? 70%। और पुरुष साक्षरता दर 87.40। 70% आपका महिला साक्षरता दर और 87.40 आपका पुरुष साक्षरता दर है उत्तराखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका, भागीरथी का उद्गम स्थल है। तो भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है आपका? गौमुख। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा इसमें। भागीरथी का उद्गम स्थल है आपका गौमुख, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है गौमुख। और भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आपका मिलती है, और वहाँ क्या होता है? उसके बाद वो गंगा के नाम से जानी जाती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में इसका संगम होता है। उसके बाद वो गंगा के नाम से जानी जाती है। और गंगोत्री ग्लेशियर तट पर स्थित है क्या आपका? गौमुख। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मनसबदारी प्रथा का संबंध किससे? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सेना से। तो मनसबदारी प्रथा का संबंध किससे है? सेना से। तो इसमें क्या होता है कि जो मनसब होता है उसका अर्थ क्या होता है? पद या फिर रैंक। तो मुगल काल की जो प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी वो क्या थी? आपका अकबर के समय से इसको प्रारंभ किया गया था, जो कि मनसबदारी प्रथा इसको कहा जाता था, जिसमें पद और इसमें रैंक दी जाती थी।
जो इसमें सेनापति होते थे या फिर उनके जो मनसबदार होते थे उनको पद दिया जाता था, उनको मनसबदारी कहा जाता था। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, देहरादून में स्थित है आपका FRI फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट आपका देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1906 में। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी आपका वन अनुसंधान संस्थान की। 1906 में स्थापना हुई थी। और इसको पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? पहले इसको इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। और इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? आपका विलियम लुटियंस के द्वारा। तो विलियम लुटियंस के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था, विलियम लुटियंस के द्वारा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये एक ग्रीक रोमन शैली में इसका निर्माण किया गया है। जो इसका FRI भवन का जो निर्माण किया गया है, ग्रीक रोमन शैली में इसका निर्माण किया गया है। जो इसका डिजाइन विलियम लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। अगला आपका 31वां प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, 6 जनवरी 2005 को। 6 जनवरी 2005 को इसकी स्थापना हुई थी आपका, किसकी? उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की। तो 6 जनवरी 2005 को 6 जनवरी 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? कंपनी अधिनियम 1956। तो कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम आपका जो क्या है 1956 है, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखों ने राज्य किया। तो गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखों ने कब से कब तक राज्य किया? आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा आपका। ये इसको आप 1904 कर लीजिएगा। 1904 से आपका 1804 से 1815, 1804 से 1815 के बीच में गोरखों ने गढ़वाल क्षेत्र पर राज्य किया। तो और जो सर्वप्रथम गोरखे जो कुमाऊं में आए थे वो कब आए थे? आपके 1790 में। 1790 में आपके कुमाऊं में गोरखा आ गए थे, जो कि जो आक्रमण किया गया था गोरखाओं के द्वारा वो अमर सिंह थापा के नेतृत्व में किया गया था। जो कि जोगमल्ल शाह ने कुमाऊं का, जोगमल्ल शाह को उन्होंने उसका क्या किया था? कुमाऊं का सूबा नियुक्त किया था आपका, किसको? जोगमल शाह को। और जो 1790 में जब इसका आक्रमण किया गया था गोरखाओं के द्वारा कुमाऊं में, तो उस वक्त ये कुमाऊं का राजा कौन था? आपका महेंद्र चंद्र। महेंद्र चंद्र क्या था? आपका कुमाऊं का राजा था। महेंद्र चंद्र आपका कुमाऊं का राजा था। और जब इसके द्वारा कुमाऊं में आक्रमण किया गया तो उनका साथ किसने दिया? तो षड्यंत्र रचा गया था हर्षदेव जोशी के द्वारा। गोरखों को आमंत्रित किया गया था कुमाऊं में ताकि वो आक्रमण कर सके। तो और जो आपका जो गढ़वाल में इन्होंने पहला जो आक्रमण किया था 1991 में किया था, किसके द्वारा? आपका गोरखों के द्वारा। 1791 में आपका गढ़वाल में इसके आक्रमण किया गया था। और 1803 में श्रीनगर में भी आक्रमण किया गया था इनके द्वारा, और श्रीनगर एरिया को आपका इन्होंने जीत लिया था। और उसके बाद जो आपका प्रद्युमन शाह था वो क्या था? 1904 में जो प्रद्युमन शाह थे वो खुड़बुड़ा मैदान के युद्ध हार चुके थे और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उसके पश्चात पूरे उत्तराखंड में आपका गोरखों का राज्य हो गया था, पूरे उत्तराखंड में। तो 1804 से 1815 के बीच आपका गढ़वाल क्षेत्र में गोरखों का राज्य रहा। अगला प्रश्न है आपका, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की? तो कौशिक समिति ने उत्तराखंड में आपका कितने मंडलों की सिफारिश की? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा,
कौशिक समिति ने 3 मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी, आपका 3 मंडलों की। और जो इसकी कौशिक समिति का गठन किया गया था वो 4 जनवरी 1994 को 4 जनवरी 1994 को कौशिक समिति का गठन किया गया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे आपके? रमाशंकर कौशिक। तो रमाशंकर कौशिक क्या थे आपके? इसके अध्यक्ष थे। तो रमाशंकर कौशिक क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और उन्हीं के नाम से कौशिक समिति इसका नाम इसमें पड़ा था। और जो इन्होंने अपनी राय दी थी मई 1994 में इन्होंने अपनी राय प्रस्तुत की। और इसमें क्या थे? 8 जनपद और 3 मंडलों की इसमें सिफारिश की गई थी। 8 जनपद और 3 मंडल। अगला प्रश्न है आपका, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। सल्ट विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। सल्ट या फिर सुल्त, जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और खुमाण गांव सल्ट में जो खुमाण गांव है वहाँ कुमाऊं का बारदोली विद्रोह हुआ था। तो इसमें कब हुआ था आपका? 5 सितंबर 1942 में। 5 सितंबर 1942 में विद्रोह हुआ था कुमाऊं में, बारदोली विद्रोह, जिसका नाम इसको सल्ट विद्रोह, जिसको कुमाऊं का बारदोली विद्रोह नाम दिया गया था आपका। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा कुमाऊं का बारदोली नाम इसको दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस और 1 सितंबर को आपका कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। और जो 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है, मसूरी गोलीकांड की याद में आपका 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस, और 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड की याद में 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मातृसत्ता व्यवस्था उत्तराखंड की किस जनजाति में लोकप्रिय है? तो मातृसत्तात्मक व्यवस्था उत्तराखंड के किस जनजाति में आपका लोकप्रिय है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। थारू जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था स्थापित है और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को उच्च स्थान इसमें दिया जाता है। और उधम सिंह नगर में आपका सर्वाधिक जनजाति निवास करती है, थारू जनजाति आपकी। उधम सिंह नगर में थारू जनजाति निवास करती है सर्वाधिक। और सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भी कौन सी है आपकी? थारू जनजाति है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपकी उत्तराखंड की थारू जनजाति है। और सर्वाधिक कम जनसंख्या वाली जो जनजाति है आपकी वो क्या है? राजी जनजाति आपकी सर्वाधिक कम जनसंख्या वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है आपका, गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है? तो गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सोन नदी आपकी क्या है? गंगा की जो सहायक नदियों में से सोन नदी आपकी उत्तरमुखी है। जो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? रामगंगा, घाघरा या और गंडक। तो इसमें से उत्तरमुखी कौन सी है? सोन नदी। अगला प्रश्न है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी आपकी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता था। और सर्वाधिक लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा और संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी सर्वप्रथम 1936 में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जिसको पूर्व में हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और ये एक राष्ट्रीय उद्यानों में से, जो आपका उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक राष्ट्रीय उद्यान है आपका कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर आपका ये क्या है आपका? इसका क्षेत्रफल है 520.82 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जो कि आपका पौड़ी और नैनीताल जनपद में इसकी सीमा है। 2 जनपदों में इसकी सीमाएं मिलती हैं, वो क्या है? पौड़ी और नैनीताल जनपद में। अगला प्रश्न है आपका, विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई
है। तो विष्णुगाड़ बिप्पलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित है? आपकी अलकनंदा नदी पर, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। अलकनंदा नदी आपकी चमोली जनपद में स्थित है आपका ये विष्णुगाड़ पिपलकोटी जल विद्युत परियोजना। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, निम्न में से रवि की फसल कौन सी है? तो रवि की फसल कौन सी है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। रवि की फसल कौन सी है आपकी इसमें? चना। तो जो रवि की फसल का जो समय होता है वो कब से कब तक होता है आपका? अक्टूबर से आपका नवंबर तक। अक्टूबर से नवंबर तक का होता है। उसमें आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया और जौ, इन चीज़ों का इसमें उत्पादन होता है रबी की फसल में। और खरीफ की फसल मई से जून तक का इसका समय होता है। मई से जून खरीफ की फसल का समय होता है। इसमें बाजरा, उड़द, जो दालें या फिर चावल होता है तो खरीफ की फसल में होती है। और जो जायद की फसल होती है आपकी, जो जायद की फसल होती है उसका समय कब तक होता है? मार्च से मई तक, मार्च से आपका जुलाई तक, मार्च से जुलाई तक का इसका समय होता है। और इसमें फल और सब्जियां आदि इसमें उत्पादन होता है इसका आपका जायद की फसल में। तो ये थे आपके रबी और खरीफ और जायद की फसलों के बारे में। तो ये थे आपके हमारे 40 क्वेश्चन, जो कि आपने डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन देखा। और इसमें से आपके अन्य कई प्रश्न भी बने होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।